कह सकते हैं इंसान बनाम एक नदी हो या एक जंगल। आज हम भारत की एक ऐसी ही अनोखी और ज़रूरी अदालत की दुनिया में उतर रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इस संस्था की पूरी कहानी बताते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये पर्यावरण की सुपर कोर्ट आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है और क्या ये वाकई उतनी शक्तिशाली है जितनी दिखती है। ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि एनजीटी मतलब सच में एक आम अदालत जैसी नहीं है। इसकी स्थापना 2010 में एक बहुत ही साफ मकसद से की गई थी, पर्यावरण से जुड़े मामलों को जल्दी और असरदार तरीके से निपटाना। सोचिए, हमारे देश में पर्यावरण को लेकर कानून तो बहुत पहले से थे, लेकिन उन पर सुनवाई होते होते सालों गुजर जाते थे। तब तक तो मतलब नदी और जंगल का जो नुकसान होना था वो हो चुका होता था। एनजीटी को इसी देरी को खत्म करने के लिए बनाया गया था। जल्दी निपटाना, ये शब्द भारतीय न्याय व्यवस्था में सुनना ही अपने आप में एक अनोखी बात है। हमारे स्रोत में एक बात लिखी है जो हैरान कर देती है। इसमें कहा गया है कि एनजीटी का लक्ष्य है कि वो किसी भी मामले को 6 महीने के अंदर सुलझा दे। 1 मिनट, 6 महीने? हमारे यहाँ तो छोटे मोटे दीवानी मामले सुलझने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं। ये सुनने में तो किसी सपने जैसा लगता है, पर क्या ये हकीकत में हो पाता है? इसके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है? जादू की छड़ी तो नहीं, लेकिन इसके पास एक बहुत बड़ी ताकत है। एनजीटी को आम अदालतों की तरह नियमों की एक मोटी किताब, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता कहते हैं, उसका हर पन्ना फॉलो नहीं करना पड़ता। वो प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर काम करती है। प्राकृतिक न्याय, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसका मतलब बहुत सीधा है। एनजीटी की बस एक शर्त है, जो भी फैसला हो वो निष्पक्ष, तर्कसंगत और बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। उसे लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई में उलझने की जरूरत नहीं है। अगर मामला साफ है तो वो सीधे मुद्दे पर आकर फैसला सुना सकती है। अच्छा, यही वो सुपर पावर है जो उसे तेजी से काम करने की ताकत देती है। वो प्रक्रिया से ज्यादा न्याय पर ध्यान देती है। ठीक है, तो मतलब रफ्तार के लिए नियमों में थोड़ी ढील दी गई है, पर फैसले सिर्फ तेजी नहीं, सही भी तो होने चाहिए। पर्यावरण के मामले तो बहुत पेचीदा होते हैं, उनमें विज्ञान, इंजीनियरिंग सब कुछ जुड़ा होता है। क्या सिर्फ जज इन सब चीजों को समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, और यही एनजीटी की दूसरी और शायद सबसे बड़ी खासियत है। इसकी बेंच पर सिर्फ जज नहीं बैठते, ये एक जुगलबंदी है। एक तरफ होते हैं न्यायिक सदस्य, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अनुभवी जज होते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं विशेषज्ञ सदस्य, एक्सपर्ट्स। हाँ, यानी पर्यावरण के साइंटिस्ट, इंजीनियर या उस फील्ड में गहरा अनुभव रखने वाले एक्सपर्ट्स। अच्छा, मतलब एक ही टीम में कानून का दिमाग भी है और विज्ञान का भी। ये तो एक तरह की ड्रीम टीम हो गई। जब कोई मामला आता होगा, जैसे किसी फैक्ट्री से नदी में प्रदूषण फैल रहा है, तो जज ये देखता होगा कि कानून क्या कहता है, और साइंटिस्ट ये बताता होगा कि उस केमिकल से असल में कितना नुकसान हो रहा है। एकदम सही, यही इसकी असली ताकत है। इससे ये पक्का हो जाता है कि फैसले सिर्फ कानूनी तौर पर सही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी ठोस और जमीन पर लागू करने लायक हो। और लोगों की पहुंच आसान बनाने के लिए दिल्ली के अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी इसकी बेंच है, ताकि देश के किसी भी कोने से कोई भी अपनी आवाज उठा सके। बिल्कुल ठीक है। तो इसकी बनावट तो टमदार है, जज और वैज्ञानिक एक साथ। पर क्या इस बनावट से इसे कोई असली ताकत भी मिलती है? मतलब क्या ये सिर्फ सलाह दे सकती है, या इसके फैसलों में वजन भी है? इसके फैसलों में बहुत वजन है। एनजीटी एक दीवानी अदालत यानी एक सिविल कोर्ट की सारी शक्तियों से लैस है। ये किसी को भी समन भेजकर बुला सकती है, सबूत मांग सकती है, और अगर कोई इसके आदेश को नहीं मानता तो उस पर भारी जुर्माना लगा सकती है और सजा भी दे सकती है। और इन दस्तावेजों में इसकी एक और ताकत का जिक्र है, सुओ मोटो पावर। हाँ, वही सुओ मोटो पावर। ये क्या चीज है? सुओ मोटो सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब सीधा है। एनजीटी को काम करने के लिए किसी के शिकायत करने का इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर उसने अखबार में पढ़ लिया कि किसी शहर का कूड़ा नदी में फेंका जा रहा है या कोई कंपनी अवैध खनन कर रही है, तो वो खुद ही कह सकती है ये मामला अब हमारा है। अच्छा, वो एक तरह से पर्यावरण की अपनी जासूस या गार्जियन है, जो खतरे को देखकर खुद एक्शन में आ जाती है। ये तो कमाल है। मतलब ये सिर्फ एक रेफरी नहीं है जो किसी के फाउल करने पर सीटी बजाए, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी भी है जो खेल को बिगड़ता देख खुद मैदान में उतर जाता है।
तो चलिए अब देखते हैं कि इस ड्रीम टीम और इन सुपर पावर्स का जमीन पर क्या असर हुआ है। क्या कुछ ऐसे बड़े मामले हैं जहां एनजीटी ने वाकई कोई बड़ा बदलाव किया हो? कई मामले हैं। एक बहुत ही साधारण लेकिन असरदार फैसला था 2012 का। अलमित्रा एच पटेल मामले में एनजीटी ने पूरे देश में खुले में कचरा जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अच्छा। आज हमें ये एक आम बात लगती है, लेकिन उस वक्त ये वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, ये तो हम सबने महसूस किया है। और वो उत्तराखंड बाढ़ वाला मामला, हमारे स्रोत बताते हैं कि उसमें भी एनजीटी ने एक अहम भूमिका निभाई थी। बिल्कुल। 2014 में उत्तराखंड की भयानक बाढ़ के बाद एनजीटी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत लागू किया, पोल्यूटर भुगतान करेगा, यानी पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। मतलब जो नुकसान करेगा वो भरेगा। सीधी सी बात, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा उसे उसकी भरपाई करनी होगी। एनजीटी ने अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी को बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया। ये एक साफ संदेश था कि आप विकास के नाम पर पर्यावरण को बर्बाद करके बच नहीं सकते, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। बिल्कुल। और फिर वो आर्ट ऑफ लिविंग वाला मामला आया। हाँ। वो तो बहुत बड़ा हंगामा था। एक मशहूर आध्यात्मिक संस्था, यमुना का किनारा और 5 करोड़ का जुर्माना। ये तो एनजीटी ने एक तरह से सबको ये संदेश दे दिया कि जब पर्यावरण की बात आएगी तो किसी का रुतबा या नाम नहीं देखा जाएगा, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उस फैसले ने ये स्थापित कर दिया कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई आम इंसान हो या कोई बहुत बड़ा और प्रभावशाली संगठन। इसी तरह 2017 में गंगा प्रदूषण मामले में एनजीटी ने सरकारों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और फैक्ट्रियों के गंदे पानी को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए। हालांकि इन निर्देशों को लागू करना एक अलग लड़ाई है, लेकिन एनजीटी ने एक तरह से देश की सबसे पवित्र नदी को बचाने का एक रोड मैप तैयार कर दिया। ये सब सुनकर तो लगता है कि एनजीटी वाकई एक हीरो संस्था है, एक ऐसी अदालत जो तेजी से काम करती है, जिसके पास विशेषज्ञ हैं जो बड़े बड़े लोगों से टकराने से नहीं डरते। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है। अगर एनजीटी इतनी ही शक्तिशाली और असरदार है तो आज भी हमारे चारों तरफ पर्यावरण की इतनी समस्याएं क्यों हैं? और यहीं पर कहानी का दूसरा ज्यादा जटिल पहलू सामने आता है। स्रोत सामग्री कई गंभीर चुनौतियों पर रोशनी डालती है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है इसका सीमित दायरा। कुछ बहुत ही जरूरी पर्यावरण कानून जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हाँ, और वन अधिकार अधिनियम 2006, ये सब एनजीटी के दायरे से बाहर हैं। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मामला किसी टाइगर रिजर्व को बचाने का हो या जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के अधिकारों का हो तो वो एनजीटी के बाद जा ही नहीं सकता। ये तो इसकी शक्तियों पर एक बहुत बड़ी लगाम लगा देता है। बिल्कुल, ये एक बड़ी कमी है। दूसरी बड़ी समस्या है संसाधनों की कमी, चाहे वो जांच के लिए जरूरी पैसा हो या स्टाफ की कमी। इन वजहों से वो 6 महीने वाली डेडलाइन सपना रह जाती है, अक्सर बस एक सपना बनकर रह जाती है। और सबसे गंभीर मुद्दा है नियुक्तियों में देरी। हाँ, इन दस्तावेजों में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। सितंबर 2024 तक एनजीटी में 20 न्यायिक सदस्यों की जरूरत के मुकाबले सिर्फ 6 काम कर रहे थे। ये तो बहुत ही अजीब बात है। अजीब से ज्यादा ये खतरनाक है। सोचिए, आपके पास देश के पर्यावरण को बचाने के लिए एक सुपर कोर्ट है, लेकिन उसमें जज ही नहीं है। ऐसा जैसे आपके पास एक फरारी तो है पर उसमें सिर्फ एक टायर लगा है। आप रेस कैसे जीतेंगे? बिल्कुल, जब बेंच ही पूरी नहीं होगी तो मामले कैसे सुने जाएंगे? और इसका नतीजा साफ दिखता है। स्रोत में एनसीआरबी के आंकड़े दिए गए हैं, जिनके मुताबिक 2022 में भारत में 88,400 से ज्यादा पर्यावरण से जुड़े मामले लंबित थे। जी, ये दिखाता है कि बोझ कितना ज्यादा है और उसे संभालने वाले लोग कितने कम। एक और व्यावहारिक चुनौती है मुआवजे को लेकर। अच्छा, जैसा कि हमने उत्तराखंड वाले मामले में देखा, एनजीटी मुआवजा देने का आदेश तो दे देती है, लेकिन नुकसान का हिसाब लगाने का कोई तय फॉर्मूला नहीं है। इससे हर मामले में अनिश्चितता बनी रहती है और पीड़ितों के लिए न्याय पाना और मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो तस्वीर ये बनती है कि एक तरफ एनजीटी एक क्रांतिकारी विचार है, कानून और विज्ञान का एक ऐसा संगम जो पर्यावरण को तुरंत न्याय दिलाने के लिए बनाए। इसने कचरा जलाने पर रोक लगाने से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों पर जुर्माना लगाने तक वाकई जमीन पर असर डाला है। हाँ, इसने पर्यावरण को अखबारों के आखिरी पन्ने से उठाकर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ये संस्था खुद कई समस्याओं से जूझ रही है। अधूरा अधिकार क्षेत्र, पैसों और जजों की भारी कमी और बढ़ते मामलों का बोझ। जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, आगे का रास्ता इसे और मजबूत करने में है।
इसे ज्यादा ताकत, ज्यादा पैसा और पूरी तरह से काम करने की आजादी देने की जरूरत है। बिल्कुल। तो सार ये है कि एनजीटी सिर्फ एक अदालत नहीं है, बल्कि भारत में पर्यावरण को लेकर सोच में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। इसने पर्यावरण को महज एक नैतिक मुद्दा होने से उठाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया है, जिसके उल्लंघन की सीधी कीमत चुकानी पड़ती है। सही कहा। ये इसका सबसे बड़ा और स्थायी प्रभाव है। और इसी के साथ एक आखिरी सवाल मन में उठता है। क्या? हमारी शोध सामग्री एनजीटी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के बीच एक फर्क बताती है। एनजीटी का काम है न्याय देना, यानी जब नुकसान हो जाए तब एक्शन लेना। वहीं सीपीसीबी का काम है प्रदूषण को रोकना, मतलब नुकसान होने ही ना देना। अच्छा। मतलब एक है इलाज और दूसरा है बचाव। बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है कि आज जब हम हवा की खराब गुणवत्ता से लेकर जहरीली होती नदियों तक इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो हमारा जोर किस पर ज्यादा होना चाहिए? क्या हमें एक मजबूत अदालत जैसे एनजीटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो नुकसान होने के बाद सजा दे, या फिर एक मजबूत निगरानी एजेंसी जैसे सीपीसीबी पर जो नुकसान को पहली जगह में होने ही न दे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें मिलकर खोजना होगा।